आपको यस। ओके। तो आज मॉर्निंग में हमने थोड़ा सा पॉइंट ये क्लैरिफाई किया था, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा सब। 11 12 के अंदर जब आप कंप्यूटर सिलेक्ट करते हो तो मेन सब्जेक्ट है, तो उसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया था। थियरी के 100 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, पर एमसीक्यू डेंजरस है। अभी तक 100 ऑफ 100 वाले एक ही स्टूडेंट है था कॉमर्स का, फुल मार्क्स नहीं आ सकते, आप 99 तक जा सकते हो। ये टाइम आशादीप में से जो मेरे स्टूडेंट है उसको 99 मार्क्स है, और एक दो नहीं है, ओनली फॉर 60 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट है उसको 95 अप मार्क्स है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो, पर आपको ट्राई करना है 90 अप लाना है। और अभी से आपकी अच्छी इंप्रेशन होगी स्कूल के अंदर। ओके, तो 110% आपके टीचर्स हैं, ओके, वो गुड मार्क्स प्रैक्टिकल के अंदर भी देंगे। 100 मार्क के एमसीक्यू के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, टेक्स्ट बुक रिफर करनी पड़ेगी मिनिमम 3 टाइम। जैसे टोटल टेक्स्ट बुक के अंदर 12 के अंदर भी और 11 के अंदर भी टोटल 13 चैप्टर है। इसमें 1 to 5 के अंदर मल्टीमीडिया, उसमें एसएस नाम लिखा है, वो सिंफिक स्टूडियो है। 6 to 8 में लिनक्स के कमांड है जो मोस्टली हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। 9 to 12 और डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे फेसबुक है, गूगल है, याहू है, ये सब डेटा हैंडल कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, उस सबकी डिटेल यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे दिए। और चैप्टर नंबर 13 है जो पूरा थियरी है। ये मैंने थियरी की बात की। सामने प्रैक्टिकल की बात करूं, प्रैक्टिकल के अंदर टोटल 50 मार्क्स है, 50। उसमें 110% सब कुछ आपके हाथ में है। बट इसके लिए आपको पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन जैसा काम है। आप 11 से अपनी स्कूल के अंदर कंप्यूटर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे तो कोई भी टीचर्स हो, मैं हूं या कोई भी एक्सवाइजेड टीचर्स हो, उसको आपको प्रैक्टिकल के अंदर 50 देना ही पड़ेगा। ओके, तो मैंने मॉर्निंग में सीएम को 2 3 रिजल्ट की मार्कशीट दिखाई थी। आप 12 के बाद फॉरेन की प्रिपरेशन कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस के अंदर एंट्री ले रहे हो, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक ही स्टूडेंट जो इंटरनेशनल बोर्ड का स्टूडेंट था लास्ट ईयर हमारे ट्यूशन में, पर उसका यही प्रॉब्लम हुआ था, वो 12 के अंदर और 11 के अंदर कंप्यूटर लेके नहीं बैठा था और उसको बीसीए लेना था या ओके, तो उसमें से वो उसको रिजेक्ट किया। सब कुछ एडमिशन दे दिया, तब तक उसको मालूम नहीं, बाद में मालूम पड़ेगा ओके आपका 11 12 के अंदर कंप्यूटर नहीं था, इसलिए आपको रिजेक्ट है। कॉमर्स के अंदर ऑप्शन आता है। ओके, तो उसके टोटल मिला के आपके पास 150 मार्क्स है। 150 मार्क्स को निकाल दें, ओनली फॉर 5 मार्क्स को हम बोले मिस 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स आ जाए तो आपका 20% ग्रोथ तो ऐसे ही आ जाएगा। और 110% उसका ऑप्शन में आपको बोल दो, साइंस के अंदर केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ्स के अंदर एक सब्जेक्ट ऐसा होता है, ओके, उसमें से पेपर हार्ड निकलता है, वो मार्क्स रिकवर करने के लिए आपको कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऐसे है इंग्लिश, 110% इंग्लिश में आप 100 मार्क्स का लिख के आओगे, ओके, 85 अब से ज्यादा मार्क्स नहीं देते। वो मार्क्स भी रिकवर करने के लिए आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल होगा और वो आपको सपोर्ट करेगा। तो मैंने मॉर्निंग में सीएम को थोड़ा प्रूफ भी दिया था। ओके, साइंस एंड कॉमर्स में दोनों की मैं बात कर दूं, दोनों के अंदर यूज है। ओके, दोनों के इसके अंदर अवेलेबिलिटी है, उसके अंदर भी सेम। जैसे आपका गोल होता है, ऐसे मेरा बोला 80 पे अटक जाता है, ये सब गुड स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। 64 पे आ गया, 75, वो सब कवर अप किस में करते हो, कंप्यूटर के अंदर। और ऑल और वो A2 लेके आते हैं। तो आपको आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो मैं ऐसा मान रहा हूँ अच्छे स्टूडेंट की तरह, ओके, पहले से अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं ये नहीं समझा था, ये जो स्टूडेंट है ना, देखिए उसके मार्क्स अभी ऐसे नहीं कि 100 ऑफ 100 नहीं ला सकते, पर थोड़ा डिफिकल्ट है। ये ओएसटी की स्टूडेंट है, अब मे भी आप पहचानते होंगे। ओके, कंप्यूटर के अंदर 12 के अंदर 100 ऑफ 100 50 लेके आ रहे हैं, और A1 में मेन सब्जेक्ट उसका तो 150 में से रिजल्ट बनता है। जैसे आपका 650 में से बनता है, इसका 150 में से बनता है, और ऑल ओवर ग्रेड A1 है। तो आई होप जो कॉमर्स वाले लेके आ सकते हैं, ओके, तो साइंस वाले भी ला ही सकते हैं। टेक्स्ट बुक भी सेम है, सर भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, ये आपके सीनियर है कॉमर्स के। ओके, तो आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये दिखाने का एक ही मेन पर्पस था, आप भी ये सब कुछ कर सकते हो। ओके, इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है आपको, रुद्र और शिवम? नो। नो। ओके, तो आपको ये क्लैरिफाई हुआ कि 11 12 के अंदर मेन सब्जेक्ट में ये काउंटिंग हो जाता है। इसमें आपने 90 20 की, ओके, तो उसकी इफेक्ट मेन सब्जेक्ट में होते हैं। बट मेन सब्जेक्ट में 90 20 हुआ और ये एग्जाम में आप कवर कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर की एग्जाम लास्ट में आती है।
बोर्ड के अंदर, तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा भाई मैथ्स का पेपर मेरा डाउन हुआ है, तो उसका परसेंटेज मुझको रिकवर किस में करना होगा, कंप्यूटर के अंदर। मैं टाइम मेरे मोबाइल के अंदर 2-3 रिजल्ट है, मैं वो आप दिखाऊं ना, तो आप 3 सब्जेक्ट का मार्क्स, ओके, जब मैच करते हैं तो कंप्यूटर का 96 है, दूसरे सब्जेक्ट में ओके 37, 42, 37 समथिंग मार्क्स है, और वो स्टूडेंट अच्छे से अच्छे मार्क्स कंप्यूटर के अंदर रिकवर है। दूसरे 2-3 सब्जेक्ट में ग्रेसिंग दिया हुआ है, और कंप्यूटर की वजह से वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाया, और अभी वो यूएसए चला गया है। मानव डावरा में भी आप उसको पहचानते होगे, तो वो भी यूएसए अभी शिफ्ट हुआ है। ओके चलिए, तो आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम मेन पॉइंट पे हम चले जाते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। तो मॉर्निंग में हमने थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई किया था, कम्युनिकेशन इज ए इंटरनल पार्ट आवर लाइफ। हम कम्युनिकेशन के बिना जी नहीं सकते। मेरे पास जो नॉलेज, वो नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वही आपको मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है मल्टीमीडिया के लिए। सेम टू सेम यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है कम्युनिकेशन करने के लिए। वैरायटी कौन सी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, थिएटर है, ओके, मूवी है, इंटरनेट, बट सबकी कैटेगरी ये अलग है। ओके, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, थिएटर, मूवी और इंटरनेट, ये सब वन वे है। जैसे रेडियो के अंदर ओनली फॉर ऑडियो होता है, न्यूज़पेपर के अंदर ओनली फॉर टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट। टेलीविजन के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है। थिएटर के अंदर भी सेम है, बड़ी स्क्रीन है जो इसमें अच्छा दिखता है। जैसे कई मूवी है वो टीवी में देखना या लैपटॉप में दिखना कंफर्टेबल नहीं है, वो मूवी हम थिएटर में ही देखते हैं। जैसे 3D है ना, वो घर पे 3D देखोगे, और वही 3D मूवी आप टॉकीज में, ओके, सिनेमा में या थिएटर में देखोगे, दोनों की डिफरेंट होगा। और मूवी और इंटरनेट, उसके अंदर भी ऐसे ही समथिंग डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और ये सबका मेन पर्पज क्या है, नॉलेज को ग्रीन करना, मैक्सिमम नॉलेज को हम एक्सपांड करते हैं। तो मैंने आपको मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया था, मेरी जो स्टडी करने की मेथड है ना, वो मोस्टली मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। आपको कंप्यूटर के अंदर एमसीक्यू है, तो एक भी एमसीक्यू रट्टा नहीं लगाना है, समझना है। ओके, एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा, ब्लैंक इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ए कम्युनिकेशन, बी मल्टीमीडिया, सी एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? communication. रुद्र समझ में आ रहा है? मैं एमसीक्यू बना के आपके सामने ही दिखा दे रहा हूँ। ओके, हाँ, blank is a communication is a part, a radio newspaper, b television and theater, c movie internet, d all of this। तो आंसर क्या आएगा? D. डी ऑल ऑफ दिस। तो आई होप सो आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो गए। ओके, ये सबका मेन पर्पज है आपका नॉलेज लेना और एजुकेशन के अंदर जाना। सिंगल मीडियम है ना, वो इनफ नहीं है। सिंगल मीडियम इनफ क्यों नहीं है, इसका मेन रीजन क्या है, क्यों सिंगल मीडियम इनफ नहीं? इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपके स्कूल या ट्यूशन नहीं होता और ओनली फॉर टेक्स्ट बुक पकड़ाया जाता है आपको, तो टेक्स्ट बुक से कंसेप्ट क्लियर होते हैं? नो। इसलिए तो आप स्कूल आते हो, ट्यूशन से आते हो, जिससे सर का वॉइस के थ्रू ओके आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट था, ओके, सर का वॉइस भी अच्छा नहीं लगा, टेक्स्ट बुक भी बोरिंग लग रही है, तो आप डायरेक्टली किस में चले जाते हो, वीडियो देखने के लिए यूट्यूब के अंदर चले जाते हो या ग्राफ के थ्रू। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ये कलर कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा कार्टून जैसे यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है, ये ग्राफिक है, ये ग्राफिक का एक पार्ट है जिससे आपको थोड़ा लुक वाइज बेटर दिखे। ओके, इसके अंदर फॉर्मेटिंग और टेक्सटाइल टूल्स होता है, तो ये हुआ उसका मेन। तो इसके अंदर वो क्लैरिफाई किया है। जैसे एग्जांपल दूं, मैं ले घूमने गया और आपको मैं ओनली फॉर चैट के थ्रू मैं बोलता हूँ ले इज अ गुड एंड ब्यूटीफुल प्लेस, तो आप में इसका इतना फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के अंदर आप ओनली फॉर रीड कर सकते हो। उसका डिसएडवांटेज क्या है, वो मैंने इंग्लिश की जगह पे उर्दू में लिखा, तो आप रीड कर पाओगे? नो, क्योंकि वो टेक्स्ट का डिसएडवांटेज है और रीडिंग करना हम सबको बोरिंग लगता है। ओके, तो मैंने उसकी जगह पे व्हाट्सएप के अंदर ऑडियो मैसेज भेजा रिकॉर्ड करके। ओके, ले इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे लॉट्स ऑफ माउंटेन भी है। ओके, तो आपको लगेगा ओ सर इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो बट 110% अच्छी होगी प्लेस, पर फिर भी टेक्स्ट से बेटर फीलिंग है। पर वो मैंने ऑडियो जो भेजा ना, वो हिंदी या इंग्लिश में होगा या गुजराती में होगा, तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा।
पर सेम मैंने मराठी में वो वीडियो भेजा तो वापस वो ऑडियो अच्छा होते हुए भी वो बोरिंग बन जाएगा। ये दोनों मीडियम के मैंने यूज कर लिया, लाइक रेडियो एंड न्यूज़पेपर। थर्ड में मैं भेज रहा हूँ वहां के फोटोग्राफ भेज रहा हूँ लेके जो माउंट, तो उसके फोटोग्राफ देख के आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यस समथिंग डिफरेंट तो है। नेचुरल देखिए, ब्यूटी देखिए वहाँ की, ओके, वहाँ का क्लाइमेट देखिए, तो इमेज से और भी कंसेप्ट क्लियर हो गए। पर मैं वो भी नहीं भेजता, उससे भी बेटर ऑप्शन में वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं खुद सेल्फी भी ले रहा हूँ और वीडियो बना के आपको वहां का तारीफ ऑडियो भी सुना रहा हूँ, ऑल इन वन। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वीडियो। तो आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो इसके अंदर आपको यही पूरे पैराग्राफ के अंदर यही समझ में और क्लैरिफाई करवाया है। ओके भाई, कश्मीर की ट्रिप होती है, ट्रिप के अंदर आप टेक्स्ट मैसेज भेजो, ऑडियो भेजो या वीडियो भेजो, इसमें से बेस्ट इफेक्ट किस में आएगी? 110% वीडियो के अंदर, जिसमें आपके कंसेप्ट है ना वो सब क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे ये पूरे पैराग्राफ के अंदर ये सब कुछ क्लैरिफाई करना है। थोड़ा सा मैं स्पीड से जा रहा हूँ, उसका मेन रीजन है जो आगे वाला है ना, वो एमसीक्यू के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यू के लिए जो अभी मैं जिसके ऊपर जाने वाला हूँ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मल्टीमीडिया। ओके, अभी मैं ग्राफ समझाने से पहले डायरेक्टली उसके अंदर चले जाता हूँ। ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, मैंने ऑलरेडी चार्ट और ग्राफ रेडी कर दिया है जिसे आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीमीडिया जो वर्ड है ना उसके दो पार्ट है, मल्टीपल एंड मीडिया। एग्जाम के अंदर पूछा गया मल्टीमीडिया के कितने पार्ट्स हैं? A1, B2, C3, D4। आंसर क्या आएगा? 2। 2। ओके, तो मल्टीमीडिया के 2 पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के कितने वर्ड के पार्ट्स है? ए मल्टीपल, बी मीडिया, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। क्या आएगा रुद्र आंसर? सी, ए एंड बी बोथ। सी एंड बी। देखो सेम क्वेश्चन है और एमसीक्यू यहाँ पे ट्विस्ट करके आपको पूछा गया। दूसरा पॉइंट्स हम क्लैरिफाई करते हैं। मल्टीमीडिया के कंपोनेंट बोले या एलिमेंट बोले टोटल 5 है। अगेन रिपीट करवाता हूं, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट टोटल 5 है। फर्स्ट टेक्स्ट, सेकंड ग्राफिक, थर्ड ऑडियो, फोर्थ वीडियो, 5 एनिमेशन। उसकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन रिपीट करवाता हूं, फर्स्ट टेक्स्ट, सेकंड ग्राफिक, थर्ड ऑडियो, फोर्थ वीडियो एंड फिफ्थ एनिमेशन। उसके अंदर जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट उसका दूसरा नाम है फॉन्ट। क्या बोला जाता है उसको? फॉन्ट। टेक्स्ट बोलो या फॉन्ट बोलो, बोथ आर सेम। पर टेक्स्ट के अंदर डिसएडवांटेज किसने रिमूव किया? ग्राफ के अंदर टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट होता है, ओके, अल्फाबेट है, लेटर है। जैसे उर्दू का लेटर डिफरेंट है, इंग्लिश का डिफरेंट है, हिंदी का डिफरेंट है और गुजराती का डिफरेंट है, यू नो वेरी वेल। उसका कंसेप्ट रिमूव करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक, फोटो। ओके, इसके लिए न्यूज़पेपर में देखना, सामने लिखा अल्फाबेट भी होता है, बीच में फोटो होता है। फोटो देख के सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ग्राफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? लाइक पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, ओके, ये सब चार्ट अवेलेबल है। और ये चार्ट का मेन इंपॉर्टेंट क्या है? आपको जो टेक्स्ट रीड नहीं करना हो, फॉन्ट रीडिंग करने में बोरिंग लग रहा है, तो आपको ग्राफ के थ्रू, ओके, पिक के थ्रू, फोटोग्राफ के थ्रू बेटर वे में कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ग्राफिक का दूसरा नाम है पिक एंड फोटो। ओके, ये सब सिनोनिम से वो याद रखना, एग्जाम के अंदर वो कंफ्यूज हो सकता है। टेक्स्ट एंड ग्राफिक दोनों आपके लिए बोरिंग है, तो थर्ड है ऑडियो। जिसे मैं आपको समझा रहा हूं, ऑडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने आपके सामने चार्ट दिया है, वो ग्राफ का एग्जांपल है। आपके पीछे टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट का एग्जांपल है। ऑडियो है ना, उसके अंदर स्पीच इंपॉर्टेंट है, वॉइस इंपॉर्टेंट है। तो ऑडियो का दूसरा नेम है वॉइस एंड स्पीच। ओके, वॉइस का और स्पीच के दोनों के डेफिनेशन डिफरेंट है। वॉइस मीन्स व्हाट? ओके, प्रॉपर होना चाहिए। वो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है और एनालॉग फॉर्म में भी होता है। आप लोगों के साथ डिजिटल एनालॉग क्या है क्लैरिफाई करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तीन का कॉम्बिनेशन था, तीनों का डिसएडवांटेज था, वो रिमूव करने के लिए वीडियो आया। अच्छी तरह समझना, टेक्स्ट के अंदर क्या, फॉन्ट के अंदर क्या डिसएडवांटेज था? लैंग्वेज का। ग्राफ का डिसएडवांटेज क्या था? वो ओनली फॉर स्टैटिक है, प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। ऑडियो के अंदर क्या होता है?
वॉइस होता है तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? वो लैंग्वेज का। मैं उर्दू में ऑडियो दूंगा आपको तो आपके लिए कोई काम का नहीं, बट फोर्थ के अंदर वीडियो के अंदर कुछ डिफरेंट है। ये तीनों तीन का कॉम्बिनेशन है। बेस्ट एग्जांपल दूं, छोटे बच्चों को जो अभी जूनियर सीनियर में या बेबी बॉर्न होके या 1 ईयर या 2 ईयर से स्कूल में नहीं जा रहा है, उसके मदर टीवी के सामने कार्टून चैनल करके बिठा देते हैं। नहीं उसको लैंग्वेज समझ में आती है, नहीं उसको मालूम है ये कार्टून क्या है, ओके, नहीं उसके नीचे जो सब टाइटल वो रीड करना आता है, फिर भी वो शांति से बैठ जाता है। वो वीडियो का कमाल है। ओके, और मूवी के सामने देखा देखो सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है अच्छा सा, या कोई सीरियल चल रही है, उसके सामने टीवी के सामने बिठा देंगे, वो बैठ शांति से बैठ जाएगा। वो वीडियो का कमाल है। सेम कार्टून नेटवर्क एनिमेशन की इफेक्ट है। एनिमेशन के अंदर बेस्ट एग्जांपल दूं, ओके, लाइक टॉम एंड जेरी है, इसके अंदर नई वॉइस है, ओके, फिर भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंदर मूवी को डबिंग करना पड़ता है, जैसे हॉलीवुड का मूवी होगा तो बट उसको इंग्लिश में या उर्दू में मराठी में डबिंग करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर वो पॉपुलर हो सकता है। वीडियो के अंदर एक लिमिटेशन है। पर एनिमेशन में देखा, टॉम एंड जेरी में देखा आपने, कोई वॉइस आता है? नो, विदाउट वॉइस भी पूरे वर्ल्ड में वो चल रहा है। छोटे बच्चे उसके भी एंटरटेनमेंट। वीडियो और एनिमेशन का दोनों का मेन पर्पस क्या है? एंटरटेनमेंट करना। दूसरा एग्जांपल देता हूं, ओके, आपने मिस्टर बीन देखा, उसका वीडियो भी है और उसका एनिमेशन भी है, पर विदाउट वॉइस, ओके, मोस्टली वो सब कुछ। इसके जैसे एक दूसरा मूवी भी है, कौन सा है? चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन के अंदर, ओके, एक भी वॉइस नहीं है। वॉइस के बिना ओनली फॉर इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक बीच में बजाए जाते हैं, जिसे थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। उसके बिना भी आपके कंसेप्ट और आपके फेस पे स्माइल आ जाती है। उसका मेन यूज है, ओके, वीडियो और एनिमेशन। अभी इसमें से वैरायटी ऑफ एमसीक्यू कैसे बना जा सकता है? ओके, मल्टीमीडिया के एलिमेंट कितने हैं? A1, B2, C3, D नन ऑफ दिस। D. डी नन ऑफ दिस, क्योंकि राइट आंसर तो था ही नहीं। सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट कितने हैं? A1, B4, C5, D6। क्या आएगा रुद्र आंसर? क्या आएगा? E5. 5। ओके, सेम क्वेश्चन है, अभी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। मल्टीमीडिया के कंपोनेंट कितने हैं? ए टेक्स्ट, बी ग्राफिक एंड ऑडियो, सी वीडियो एंड एनिमेशन, डी ऑल ऑफ दिस। All of these. राइट आंसर क्या आएगा? डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए एक ही ग्राफ के अंदर कितने सारे एमसीक्यू है। ओके, अभी हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करने की ट्राई करते हैं। ये ग्राफ आपके लिए इजी रहेगा या टेक्स्ट बुक के अंदर रीडिंग किया है वो? यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही समझाया। मल्टीमीडिया के 2 वर्ड्स है, मल्टीपल एंड मीडिया, उसके डिफरेंट मीडियम है। ओके, यहाँ पे लिखा है मल्टीमीडिया इज अ डिफरेंट एलिमेंट, टेक्स्ट है, ऑडियो है, ग्राफ है, वीडियो है और एनिमेशन है। ये सबका कॉम्बिनेशन करके हम इजीली और सामने वाले पर्सन को सब समझ में आ जाए, उसके लिए हम कुछ काम करते हैं। इसके लिए देखो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से समझा रहा हूँ, आपको टेक्स्ट बुक भी फॉलो करवा रहा हूँ, ग्राफ भी है मेरा, ऑडियो भी है, और प्रैक्टिकल करके हम एनिमेशन के अंदर भी समझेंगे। ये सबका मेन पर्पस क्या है मल्टीमीडिया का? तो एजुकेशन है, थिएटर है, एडवर्टाइज है, फैशन है, गेमिंग है। ओके, ऐसे लॉट्स ऑफ ऐसे वैरायटी है, ये सब कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्राफ दिया है, देखो यहाँ पे वर्ड क्या है मल्टीमीडिया का? Component. कंपोनेंट है। टॉप साइड हमने वर्ड जो देखा था वो क्या यहाँ पे था? यहाँ पे अच्छी तरह दिखा, क्या है? एलिमेंट। देखिए यहाँ पे मल्टीमीडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट मीडिया एलिमेंट, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर एलिमेंट या कंपोनेंट। तो मैंने इसके लिए कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट की बात करें तो सबसे फर्स्ट आएगा टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक, एनिमेशन एंड वीडियो। सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो टेक्स्ट का मैंने अभी ग्राफ के अंदर समझाया था, उसका दूसरा नाम है फॉन्ट। ऑडियो का दूसरा नाम है वॉइस या स्पीच। ग्राफ का दूसरा नाम है पिक एंड फोटो। एनिमेशन कुछ नहीं है, बट एनिमेशन के अंदर नेचुरल पिक्चर नहीं होता, उसमें इमेजिनेशन होता है, कार्टून होता है। जैसे मिकी माउस है, टॉम एंड जेरी है, राइट है। इसके बाद जितने भी छोटा भीम है वो सब एनिमेटेड है, रियल पर्सन नहीं है। जब वीडियो के अंदर नेचुरल पिक्चर होता है, रियलिटी में कुछ ना कुछ ऐसे रियल में
पीछे बैकग्राउंड होगा, ग्रीनरी होगी, रियल सीन होगा। ओके, पर एनिमेशन के अंदर ओनली फॉर इमेजिनेशन है, ये उसका डिफरेंट है। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये सबको सपोर्ट करने वाला एक जो कंप्यूटर है उसको बोला जाता है मल्टीमीडिया कंप्यूटर। ये जो 5 कंटेंट को सपोर्ट करता है उसका हैंडल द टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन दैट को फॉर मल्टीमीडिया कंप्यूटर। इसको क्या बोला जाता है? मल्टीमीडिया कंप्यूटर। एग्जाम के अंदर पूछा गया, टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन is supported by blank and computer. A multi, B media, C multimedia, D all of these। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। सी ऑप्शन, मल्टी मीडिया। रुद्र समझ में आ रहा है? तो एक साथ मैं 2 काम कर रहा हूं। ओके, ये भी कंटेंट भी क्लैरिफाई करवा रहा हूं, एज वेल एज मैं एमसीक्यू केस में से डिजाइन होते हैं वो भी समझा रहा हूं, जिसे एग्जाम के अंदर आपको कोई ट्रबल ना हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, और एक ग्राफ है, एक वेबसाइट का पार्ट है। अभी आप लोग सर मल्टीमीडिया लर्न करके हम करेंगे क्या? ओके, मैं आपको समझा दूं। आपके पास अच्छे से अच्छा नॉलेज है, ओके, गुड कंटेंट है, पर सामने रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो ओके, आप स्कूल के अंदर रैंकर हो, ओके, 8 स्टैंडर्ड से लेके 9 स्टैंडर्ड तक, 10 स्टैंडर्ड के तक स्कूल की प्रीलिम एग्जाम में टॉपर हुआ है, पर बोर्ड की एग्जाम में लिख नहीं पाओगे तो क्या काम का? ओके, ऐसे ही कई टाइम होता है 10 स्टैंडर्ड के अंदर आप स्कूल के टॉपर थे, बट 12 साइंस के अंदर आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जब मार्केट में हाईलाइट किया जाता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल A1 की होती है। ओके, पहले A1 लाइए, इसके बाद A1 के ही फोटोग्राफ पिक्चर्स है। जेरेबली नीट वो भी इंपॉर्टेंट है, पर पहले गुजरात बोर्ड से पहले नहीं। ओके, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं समझा देता हूँ, बच्चे नहीं समझ रहे हैं। ओके, आपको मालूम है गुजरात बोर्ड के अंदर क्या होता है? आपको पहले कट ऑफ मिनिमम 75% लाना पड़ेगा, तभी वो आप एडवांस जेडब्ल्यू के लिए क्वालिफाई हो। आप गुजरात बोर्ड के अंदर फेल होते हो तो आपके जेडब्ल्यू या नीट के अंदर गुड स्कोर होगा तो भी वो 0 है। मालूम है ना? दोनों को क्लियर है? यस। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट ना नीट और जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन पूरे साल करते हैं और एनसीईआरटी में फेल होके आते हैं। ओके, तो ये सब इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका परसेंटेज और एडवांस जेडब्ल्यू देने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक दो आपको स्क्रीनशॉट लास्ट में भी दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। हमारा ही स्टूडेंट मिस एक आशादीप का ही स्टूडेंट है, वो अभी आईआईटी राजस्थान के अंदर है और माइक्रोसॉफ्ट में वो सिलेक्ट हो चुका है। और मे बी शिवम को मालूम है, तृष्णा भाभी है ना, उसका भाई है, यस। वो एसफिनेटी में ओवरऑल उसके 12 साइंस के अंदर 96% थे। ओके, और जेडब्ल्यू में ओवरऑल सूरत में टॉप 10 के अंदर था, पर एडवांस जेडब्ल्यू में वो क्वालिफाई नहीं हुआ। इसके लिए उसको आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन नहीं मिला था, और ये केमिकल के अंदर, इसके लिए उसको एडमिशन लेना पड़ा एसफिनेटी के अंदर, और अभी एसफिनेटी के अंदर है। और मैं दूसरे जो आईआईटी का स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास अभी तो पैकेज भी आ गया, वो सिलेक्ट भी हो गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर कंप्यूटर साइंस। और जो मैं मेरा कजिन ब्रदर की बात कर रहा हूँ, ओके, वो एसफिनेटी के अंदर 45,000 का पैकेज की ऑफर आ चुकी है पर मंथ। तो ये गुड कॉलेज का ये इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट इंडिया में रहना चाहते हैं तो आपको बेस्ट कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए सब इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर जो होता है ना, ओके, वो बोर्ड का होता है। बोर्ड के अंदर से जो आपको अच्छे स्कोर होगा ना, तो 110% उसकी इफेक्ट जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम में भी होती है। और आपका परफॉर्मेंस एनसीईआरटी के अंदर नहीं होगा तो बच्चे डायरेक्टली ओके डिमोटिवेशनल हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इफेक्ट है। तो यहाँ पे इमेज है, ये दिखाया है, तो एक यूज एनिमेटेड है। तो ये जो पूरा नेचुरल सीन है वो एनिमेटेड है, जिससे आपको और भी क्लैरिफाई हो जाएगा। ये टेक्स्ट है, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो कलर चेंज होता है। ये टेक्स्ट है, ओके, पूरा ये क्लैरिफाई किया। मीन्स आप कोई भी पूरे वर्ल्ड के अंदर वेबसाइट देखोगे ना, वेबसाइट के अंदर मल्टीमीडिया इंपॉर्टेंट है। आप लोग सर इसके अंदर मल्टीमीडिया का क्या इंपॉर्टेंट? लोगो है ना, वो इमेज है। कोई शॉर्ट मूवी है जिसमें वॉइस नहीं है, वो एनिमेशन है। जो अल्फाबेट लिखा होगा उसको बोला जाता है टेक्स्ट। और उसके आपके सामने जो हाईलाइट हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, जैसे एग्जांपल मैं स्टार्ट मेनू के अंदर जा रहा हूँ, ये ग्राफिक है,
देखो कलर चेंज हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये हाईलाइट हुआ, ये हाईलाइट हुआ, तो क्या देखो ब्लू कलर का शेडो आ रहा है, तो ये ग्राफिक है। तो कहने का ये मीन्स इसके बिना एक भी वर्ल्ड में इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाना हो या एप्लीकेशन बनाना हो, ओके, व्हाट्सएप का मैं लोगो चेंज कर दूंगा तो आपको व्हाट्सएप आइडेंटिफाई कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। ओके, हम सब इसके लिए तो ये सब कुछ स्टडी करते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है। ओके, अभी हमने ये यहाँ तक, तो मैंने आप समझो, मैंने एक पॉइंट के अंदर, ये ग्राफ के अंदर पूरा एक पेज समझा दिया। तो वो इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इजी क्या रहेगा? ग्राफ। बाद में सर को जितना या टीचर्स को या बोर्ड वाले को जितना कंफ्यूज करना हो तो कंफ्यूजन करने दो। इसके बाहर का एमसीक्यू पूछा, 110% आप क्वालिफाई कर लोगे। क्लियर? तो स्मार्ट वर्क करना, एडवांस में आपको इसके लिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये जो चार्ट है वो चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये सब कुछ चार्ट आपको अपने हिसाब से नोट्स में लिखना भी है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे वापस, यहाँ पे देखो कंपोनेंट की जगह पे वर्ड कौन सा आ गया? एलिमेंट। तो आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। हम सबसे बड़ा पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट है क्या? तो उसका थोड़ा सा मैंने पॉइंट किया, उसको हम फॉन्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉन्ट। इतना सारा मैं रीडिंग करके आपको समझाऊं और आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करें, उससे बेटर मैं डायरेक्टली उसका ग्राफी समझा देता हूँ। आप मानोगे नहीं, ये मैं ऐसे ही कॉमर्स वाले को समझाता हूँ, सब पॉइंट मैं ऐसे ही सब कुछ क्लैरिफाई करवा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ओके, तो सबसे फर्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट और फॉन्ट दोनों सेम है, और जो मोस्टली रीडिंग के लिए हमारे लिए यूज किया जाता है। इसके लिए यूज किया जाता है रीडिंग के लिए। देखो पूरा ग्राफ समझा। टेक्स्ट का क्या होता है? साइज होता है। जितने टेक्स्ट की बड़ी साइज, इतना रीडिंग करने में आपके लिए इजी होता है। उसकी स्टाइल होती है, आप लोग इसे स्टाइल क्या, आपने बोलोगा टाइम्स है, रोमन है, बुकमैन है, मैं अभी दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिफाई होगा। पर यहाँ पे हुबंटू में साइज को क्या बोला जाता है? पॉइंट। और स्टाइल को क्या बोला जाता है? फेस। ओके, और नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन दूं, तो ये एच लिखा है ना, एच, वो बोल्ड है, तो वो स्टाइल है, फेस है। पर उसकी जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, उसकी जो बीच में गैप है ना, उसको क्या बोला जाता है? साइज। तो एग्जाम के अंदर पूछा गया है, साइज मीन्स व्हाट? पॉइंट। पॉइंट मीन्स व्हाट? साइज। स्टाइल मीन्स व्हाट? फेस। फेस मीन्स व्हाट? स्टाइल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, अच्छी तरह समझना ही है। जो ये टैक्स है, टैक्स के टाइप कितने हैं? तो टू। आंसर क्या आएगा? टू। सेरिफ एंड सन सेरिफ। अगेन रिपीट करवा दूं, आपको पूछा गया टैक्स या फॉन्ट के टाइप या फॉन्ट फेस क्या है, तो उसके दो वैरायटी है, सेरिफ एंड सन सेरिफ। जो ऑरेंज से इंडिकेट किया है वो सेरिफ है, जो ग्रीन से इंडिकेट किया है वो सन सेरिफ है। सेरिफ है ना, वो डेकोरेटेड है, इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म डी लिखा है। जो सन सेरिफ है वो अनडेकोरेटेड है, इसके लिए मैंने यूडी लिखा है। ओके, जो सेरिफ है ना, जो डेकोरेट है, वो जो लॉट्स ऑफ जगह पे रीडिंग के लिए काम आता है। जो सन सेरिफ है वो अनडेकोरेटेड, इसके लिए हेडिंग एंड टाइटल के लिए काम आता है। उसका एग्जाम्पल क्या है? टी फॉर टाइम्स, बी फॉर बुकमैन, सी फॉर सेंचुरी। आप लोग सर ये सब में डिफरेंट क्या है, क्लैरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट, सन सेरिफ है जो हेडिंग एंड टाइटल है, जिसके ए फॉर, ओके, एरियल, एच फॉर हेल्वेटिका, वी फॉर वैना, ये फॉन्ट के नेम है। आप लोग के दोनों में डिफरेंट क्या है? मैं जो सेरिफ से टी लिखूंगा ना, तो देखो टी के अंदर जूम करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। टी है ना, वो कैसे दिख रहा है? लिटिल बिट कॉर्नर है, उसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो टी कॉर्नर पे है, छोटे छोटे कॉर्नर अवेलेबल है। बट ये टी के अंदर ऐसे कॉर्नर नहीं है, मीन्स वो डेकोरेटेड नहीं है। हमारे यहाँ पे जैसे फेस, ओके, फेस पे कुछ हेयर स्टाइल करते हैं या फेस पे कुछ क्रीम लगाते हैं, ऐसे डेकोरेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ये टी है वहां पे कॉर्नर है, उसको डेकोरेटेड बोला जाता है। ये फॉन्ट ऐसे बोल रहा है, साइंस ऐसे बोल रहा है, वो रीडिंग में इजी है। उसके एग्जाम्पल है टाइम्स, बुकमैन एंड सेंचुरी। जो एक डेकोरेटेड नहीं है, जो नॉर्मल टी की तरह लिखा गया है, ओके, वो जो टी है ना वो बोल्ड है, इसके लिए उसका एरियल, हेल्वेटिका और वैडना से हाईलाइट किया है। वो मोस्टली हेडिंग एंड टाइटल के अंदर यूज किया जाता है।
एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे समझाया, ये सब तो ठीक है। अभी इसके अंदर फॉन्ट कौन सा होता है, ये टेक्स्ट लिखा कहाँ जाता है, तो आपको मालूम है ये सब कुछ लिखने के लिए हम सब क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एडिटर। 10 के अंदर भी आपने स्टडी किया होगा, जी एडिट, राइटर, नोटपैड और MS वर्ड, वो सब क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। क्या है, टेक्स्ट एडिटर। उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो ये फॉन्ट के अलावा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो बी फॉर बोल्ड, ई फॉर इटैलिक मिस कर्सिव में, यू फॉर अंडरलाइन, जो पर्टिकुलर फॉन्ट को हाईलाइट करने के लिए, और बाद में फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर के बारे में भी हम समझेंगे। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल हम कैसे देखते हैं, एग्जांपल देता हूं। मैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूं, विन वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर है। ओके, सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, हो गया। ओके, मैं इसके अंदर टी लिख रहा हूं, ऑब्जर्व करना प्रैक्टिकल, टाइम्स, और दूसरे फॉन्ट में लिख रहा हूं टाइम्स। आप लोग के दोनों सेम है, पर ये दोनों को मैं सिलेक्ट करके इसका टाइम्स में मैं रखता हूँ, टाइम्स में, टाइम्स इन रोमन, और इसको मैं रखता हूँ एरियल। देखना, लाइव प्रैक्टिकल करके मैं दिखा देता हूँ तो समझ में आएगा दोनों में डिफरेंट क्या है। और दोनों को हम जूम करके देख लेते हैं। इसकी फॉन्ट स्टाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। देखो ये फॉन्ट स्टाइल अप होते जा रहा है। ओके, ये दोनों टाइम्स ही है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, जो फर्स्ट वाला टी है ना वो डेकोरेटेड है, और ये वाला जो टी है वो अनडेकोरेटेड है। तो ये डेकोरेटेड है, उसको हमने क्या बोला, सेरिफ। और जो ये अनडेकोरेटेड उसको क्या बोला, सन सेरिफ। दूसरा एग्जांपल दो, ये है ना जो लॉट्स ऑफ रीडिंग के अंदर काम आता है, जहां रीडिंग अच्छा हो वहां पे। और ये जो है वो ओनली फॉर हेडिंग एंड टाइटल के अंदर काम आएगा। ओके, इसके अलावा मैं इसके अंदर जो भी थोड़ा सा पॉइंट है, ये अनडेकोरेटेड और विदाउट, जो सन सेरिफ है ना उसको विदाउट भी बोला जाता है फ्रेंच के अंदर। ओके, उसके एग्जांपल है टाइम्स, बुकमैन एंड सेंचुरी। इसके एग्जांपल क्या है, टाइम, बुकमैन एंड सेंचुरी। और इसका एग्जांपल क्या है, एरियल, हेलवेटिका एंड वेन्ना। तो देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था इसका फॉन्ट, देखो मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर क्या आ गया, टाइम्स न्यू रोमन। इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर क्या आ गया, एरियल। डिस्प्ले हो रहा है आप सबको, पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है। Yes. देखो एक भी पॉइंट्स रट्टा मत लगाना, क्योंकि कल उठ के फ्यूचर में आप ब्लॉग बनाओगे, अपनी खुद की वेबसाइट बनाओगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर जाने वाले हो। तो कौन सा फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना है वो आपको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज आपका कोई कंटेंट रीड नहीं करेगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को टाइम नहीं, बोरिंग लगेगा। इसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर पॉइंट क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। ओके, हम टेक्स्ट बुक को भी हाईलाइट करते हैं, ये सब कहाँ होता है। देखो टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो ये गुजराती ये लिखा हुआ और ये गुजराती, दोनों में लॉट डिफरेंट है। एक है वो है बोल्ड है, ये डेकोरेटेड है, सेरिफ है, और एक सन सेरिफ है, और नॉर्मल है। ओके, अभी देखिए बेस्ट एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जूम करके देखते हैं, ये हेडिंग दिख रहा है आपको, इसके अंदर कॉर्नर है, No. नो। तो कौन सी कैटेगरी में आता है हेडिंग, सन सेरिफ। I'm sorry. बट यहां पे देखोगे ये जो हमारा टी देखो या एल देखो, ये लिखा हुआ है कंटेंट, इसमें टी दिखाई दे रहा है आपको, कैपिटल में जो टी Yes. लिखा हुआ है Yes. ऐसा कुछ। ओके, ये टी देखो, उसके अंदर और भी प्रॉपर जूम करोगे तो समझ में आ जाएगा, ये सब कॉर्नर है उसके अंदर। देखोगे तो ये सब में कॉर्नर अवेलेबल है टी के अंदर। देखो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर है ए के बीच में, यू के ऊपर टॉप टॉप है, ये टी के अंदर कॉर्नर है। तो ये एग्जांपल किसके हैं, Sorry. सैरिफ का है। तो आपको मैं टेक्स्ट बुक के थ्रू में समझाना चाहता हूँ और रियल में समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हेडिंग था, ये टाइटल था, तो ये टेक्स्ट देखिए यहाँ पे है हाईलाइटेड है, ये नो, ओनली फॉर बोल्ड है, तो ये एरियल यूज किया हुआ है। ओके, तो ये नॉर्मल जहाँ कंटेंट है वहां पे सन सेरिफ है, जहाँ हेडिंग है टाइटल है वहां पे सेरिफ है। तो मैंने रिवर्स बोला, समझ में आया, मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा। Yes. Yes. हाँ,
जहाँ हेडिंग होता है वहां टाइटल, वहां पे sans serif। वहां पे जो नॉर्मल कंटेंट है, जहाँ रीडिंग ज्यादा है, पैराग्राफ का पैराग्राफ हमको ये सब कुछ रीड करना होगा, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? सेरिफ। सेरिफ। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो इतना बड़ा पॉइंट था, मैंने एक ग्राफ के अंदर समझा। देखो ये कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेक्स्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे रीड करेंगे, तो अभी मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो करता हूँ। आपके लिए इजी क्या रहेगा बाद में हमको इन्फॉर्म करना। टेक्स्ट इंक्लूड द मल्टीमीडिया बेसिक स्टेप। सबसे पहले स्टेप ये है, सबसे पहले जैसे सबसे पहले सब सीखा था किसने? टेक्स्ट। मैंने इसके लिए मॉर्निंग में बोला था, अब रामायण देखो, महाभारत देखो, वो सब कोई एनिमेशन या मूवी बना के नहीं दिखाते थे, वो सब ग्रंथ थे, वो लिख के दिखाए थे। वो टेक्स्ट की कैटेगरी थी, वो नॉलेज टेक्स्ट के थ्रू स्प्रेड करते थे, पर वो ओल्ड मेथड होगी। तो कम्युनिकेशन के लिए इजी था और इम्पोर्टेंट भी था, पर सामने वाले पर्सन को रीडिंग करना ही नहीं आएगा तो टेक्स्ट हमारे लिए बोरिंग बन जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट है वो पैराग्राफ में भी हो सकता है, एक सिंगल लाइन पे भी हो सकता है, और वर्ड के अंदर भी हो सकता है। उसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है, वी कैन यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस राइटर, MS वर्ड, ये सबको क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम फॉन्ट लिख भी सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? उसकी साइज अप डाउन कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, ओके, एरियल में भी कर सकते हो, और उसकी प्रिंट आउट भी कर सकते हो, और फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। तो हमने ये सब कुछ परफॉर्मेंस मैंने लाइव यहाँ पे आपको दिखाया। इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इटाली कर सकते हैं, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये सब दोनों में कॉमन फीचर्स हैं। ओके, इसके अलावा इसको पर्टिकुलर आपको चेंज करना हो तो चेंजेस करने के लिए भी अलाउड ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये समझाया गया है, और उसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। ये एग्जांपल है टाइप फेस का। देखो यहाँ पे टाइप फेस है, टाइप फेस की एग्जांपल है। लास्ट लाइन में देखिए, आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ये रीड करिए, टाइम्स न्यू रोमन 14 पॉइंट। तो एग्जाम के अंदर पूछा, टाइम्स न्यू रोमन है ना, वो स्टाइल है, तो मैंने स्टाइल का दूसरा नाम क्या बोला? फेस। स्टाइल का दूसरा नाम क्या है? फेस। 14 पॉइंट है, वो क्या है? साइज है। साइज का दूसरा नाम क्या मैंने बोला? पॉइंट। तो देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम के अंदर ऐसे पूछे गए, टाइम्स 14 पॉइंट, ओके, व्हाट इज अ साइज? A times New Roman, B 1 4, C and B both, D none of these। तो आंसर क्या आता है? 1 4। 1 4। ओके, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, टाइम्स न्यू रोमन 14 पॉइंट ब्लैंक इज स्टाइल। A टाइम्स न्यू रोमन, B 14, C and B both, D none of these। तो आंसर क्या आएगा? टाइम्स न्यू रोमन वो स्टाइल है, और ये स्टाइल किसको होता है? तो यहाँ सेकंड लाइन में देखिए, तो सेकंड लाइन में आपको क्लैरिफाई किया है, टाइपफेस हैव अ डिफरेंट स्टाइल एंड साइज नॉन एज अ फॉन्ट। फॉन्ट की स्टाइल होती है, फॉन्ट की साइज होती है, और यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? टाइपफेस। तो आपको देखो, फॉन्ट, टेक्स्ट, वो दोनों के फॉन्ट फेस है, उसके अंदर स्टाइल क्या है? स्टाइल के अंदर क्या आती है? इटैलिक, बोल्ड एंड अंडरलाइन। और साइज की डेफिनेशन देखो बॉटम से दिया हुआ, क्या दिया है? साइज इज अ डिस्टेंस बिटवीन टॉप लाइन टू बॉटम लाइन। तो टॉप लाइन में शॉर्ट, मैंने आपको बोला फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन के अंदर जो पॉइंट है उसके बीच में जो गैप है उसको क्या बोला जाता है? साइज। दोनों साइड से वो इंक्रीज होता है, एक साइड से इंक्रीज नहीं होता। तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लैरिफाई करें। ये पैराग्राफ आपको रीड करके क्लैरिफाई करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल ने फॉन्ट फेस नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है? टाइप फेस इज ए कैटेगरी इनटू सेरिफ एंड सन सेरिफ। ओके, अच्छी तरह समझना जो मैं क्लैरिफाई करवाना चाहता हूं। आपको एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा गया, टाइप फेस की कैटेगरी कितनी है? सेरिफ एंड सन सेरिफ। ओके, अभी सेरिफ के बाद में समझाया जाता है। सेरिफ इज अ लिटिल डेकोरेटेड एंड ऑफ द कैरेक्टर।
वो डेकोरेटेड, उसके एग्जांपल क्या है? टाइम सेंचुरी बुकमैन, फॉर एग्जांपल ऑफ सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट easy to read, printed page and guideline. Okay, next continue. They are also use the reading lots of text and reading. जो डेकोरेटेड वाला है ना, वो रीडिंग में इजी है और इसके लिए लॉट्स ऑफ जगह पे वो यूज होता है। ओके, अदर हैंड सैन सेरिफ, सन सेरिफ के अंदर सन्स का एग्जांपल है फ्रेंच है ना, फ्रेंच वो विदाउट के अंदर आता है। सन सेरिफ के अंदर कैसे होता है? विदाउट। उसको कैसे याद रखना है? एग्जांपल देता हूं। विदाउट डेकोरेटेड एग्जांपल है एरियल, वेडना एंड हेल्वेटिका आर एग्जांपल ऑफ द सन सेरिफ। ओके, उसका यूज कहां पे है? हेडलाइन एंड टाइटल। और वो क्या है? सेरिफ फॉन्ट आर डिफिकल्ट टू रीड देन सन सेरिफ, मींस रिवर्स में बोला है, सन सेरिफ से वो डिफिकल्ट है। तो ये एग्जांपल है सेरिफ का जो बोल्ड में है। देखो ये बोल्ड नहीं है, कॉर्नर अवेलेबल है, और ये सन सेरिफ का है। तो यही मैंने समझाया था आपको ग्राफ के थ्रू। अब अच्छी तरह ग्राफ ऑब्जर्व करो तो समझ में आ जाएगा आपको। तो आपके लिए इजी क्या रहता है? वो पूरा एक पेज रीड करना एग्जाम के अंदर इम्पॉसिबल है। पूरी टेक्स्ट बुक रीड नहीं, ऐसे ग्राफ बना के रखोगे तो समझ में आएगा। ओके, इसके अंदर मैं एमसीक्यू बना के आपको दिखाता हूं। ओके, टॉप लाइन टू बॉटम लाइन जो साइज है उसको क्या बोला जाता है? पॉइंट। ओके, फॉन्ट स्टाइल का अनदर नेम क्या है? टाइप फेस। क्या बोला जाता है? टाइप फेस। ओके, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। टेक्स्ट या टाइप फेस के कितने पार्ट है? A1, B2, C3, D4? 2। ओके, कौन सा फॉन्ट है वो डेकोरेटेड है? रुद्र आंसर दीजिए। सेरिफ। ओके, कौन सा फॉन्ट है जिसको फ्रेंच में विदाउट बोला जाता है? सैन सेरिफ। कौन सा फॉन्ट है वो हेडिंग और टाइटल के लिए यूज किया जाता है? sans serif। sans serif। कौन सा फॉन्ट है वो लिटरली डेकोरेटेड होता है? बॉटम साइड एंगल में लिटरली डेकोरेटेड होता है। serif। ओके, टाइम्स बुकमैन सेंचुरी वो किसका एग्जांपल है? serif। सेरिफ। ओके, सन सेरिफ का एग्जांपल कौन सा है? ए एरियल, बी हेल्वेटिका, सी वेरना, डी ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। ओके, हमारे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? ए, अभी देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज किया है। ए जी एडिट, बी ओपन ऑफिस राइटर, सी नोटपैड, डी ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन इसके लिए रखा, नोटपैड भी वो एडिटर है पर वो माइक्रोसॉफ्ट का है। एमएस वर्ड है वो भी एडिटर है, वो माइक्रोसॉफ्ट। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो कवर पेज है ना वो उबुंटू का है। हमारे यहाँ पे ओनली फॉर जी एडिट और राइटर ही होता है एक्चुअली में। बट आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला है, डी ऑल ऑफ दिस जैसा ऑप्शन नहीं है और मैच हो रहा तो आपको डी ऑल ऑफ दिस लिखना है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया था बट आपको ऐसा ऑप्शन दिया है। हमारे यहाँ पे कौन सा उबुंटू का टेक्स्ट एडिटर है? ए जी एडिट, बी ओपन ऑफिस राइटर, सी नोटपैड और एमएस वर्ड, डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो 110% आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा? ए एंड बी बोथ, क्योंकि उबुंटू स्पेसिफाई किया है। और माइक्रोसॉफ्ट तो हमारे सिलेबस में 9th स्टैंडर्ड से चला गया है, 10th 11th 12th और 9th के अंदर भी ओनली फॉर ओएस है ना, वो उबुंटू की बात कर रहे हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल दो। हमारे पास कौन सा फॉर्मेटिंग स्टाइल अवेलेबल है? ए बोल्ड, बी इटैलिक, सी अंडरलाइन, डी ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ। तो अभी समझ में आ रहा है एमसीक्यू कैसे बनाए जाते हैं। थोड़ा सा मेरा लेक्चर लेंथी होगा, अपन जो भी स्टडी करेंगे वो परफेक्ट स्टडी करेंगे। बाद में इसमें से एमसीक्यू आया तो 110% इसमें से आप जाने नहीं दोगे। तो ये आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए ओनली फॉर टेक्स्ट बुक। तो मैं देखो आपको अलग अलग वैरायटी से समझा रहा हूँ, अलग अलग ग्राफ के थ्रू भी समझा रहा हूँ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम के लिए डायरेक्टली आप रेडी कर रहा हूँ। कल ही आपकी एग्जाम ले ले ये पॉइंट की तो 110% आपके मार्क्स आ सकते हैं। ओके,
तो ये टेक्स्ट बुक में इसके लिए रिफर कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक के अंदर यही लिखा है पर अलग मेथड से लिखा है, पर मेरी समझाने की अलग मेथड है। और इसके लिए कॉम्पिटिटर में जो बच्चे रैंक लाना चाहता है और अच्छा स्कोरिंग करना चाहता है, वो बच्चे मेरे पास कॉम्पिटिटर के लिए इसके लिए आते हैं। ओके, सेम टू सेम मैं आपको अलग अलग वेबसाइट एप्लीकेशन, ओके, अभी आप देखो स्कूल के अंदर एग्जाम चल रही है, मीट चल रहा है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ओके, मैंने ही सब समझाया हुआ है और यही मेरा ही सेटअप किया हुआ है। मैं सब कुछ यहाँ से आपके पूरे स्कूल के मैनेजमेंट एक सब कुछ देख सकता हूँ। तो मैं भी आपको देखो कंप्यूटर साइंस के अंदर जाना है तो ये सब इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। ये सब कैसे होता है, मीट कैसे चलता होगा, ये वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। देखो पबजी गेम प्ले करना डिफरेंट है और पबजी प्ले करना बोथ इज डिफरेंट। वेबसाइट बनाना और वेबसाइट यूज करना बोथ आर लॉट डिफरेंट। ओके, तो आपको कौन सी लेवल में पबजी गेम प्ले करके आपको हैप्पी रहना है या पबजी जैसी गेम डेवलप करके आपको हैप्पी रहना है? दोनों में मनी किस में ज्यादा मिलती है, प्ले करके या डिजाइन करके? तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है ना, वो है मूवी देखने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मूवी बनाने की बात कर रहा हूं। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, उसका पूरा कंसेप्ट है। तो आपको ऑलवेज डिजाइनर या डेवलपर की साइड से देखना है, व्यूअर की साइड से नहीं। मैं कौन सा फॉन्ट इसमें रखूंगा तो सामने वाले पर्सन को अच्छा लगेगा, ओके, कौन सा पॉइंट हेडिंग रखूंगा तो कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए, हेल्वेटिका रखना है, वर्ना रखना है या एरियल रखना है। मैं टाइम्स ऑफ न्यू रोमन क्यों रखूंगा? आप लोग सर ये सब कहाँ काम आता है? तो मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया। अब जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल न्यूज़पेपर देखोगे, ऑथर की बुक देखोगे, आर्टिकल देखोगे या ब्लॉग देखोगे, इसमें ये सब कुछ ध्यान में रखा जाता है। अदरवाइज किसी के पास टाइम नहीं है रीडिंग करने का। कौन रीडिंग करेगा आपका न्यूज़पेपर? पहले के टाइम में न्यूज़पेपर, अभी घर पे कोई न्यूज़पेपर रीड नहीं करता। सब न्यूज़ कहाँ से डायरेक्टली देख लेते हैं, इंटरनेट से या यूट्यूब से या टीवी में एडवर्टाइज करके। क्लियर? तो ये हुआ उसका मेन कंसेप्ट। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं स्पीड से जा रहा हूँ पर उसका मेन रीजन है आपकी एग्जाम भी नजदीक में है उसके लिए। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल की वैरायटी कैसे होता है साउंड का, यही पूरा एग्जाम्पल आपको थ्योरी में समझाया है। ओपन ऑफिस राइट की बात करें, देखो ओपन ऑफिस राइटर हमने 9th स्टैंडर्ड में लर्न किया था। इम्प्रेस नाम का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर टूल बार में यहाँ पे एक फॉन्ट गैलरी आइकॉन, कौन सा, इसमें ऐसे वैरायटी मिलती है, आपने देखा होगा, ये सब देखा हुआ है। इसमें अलग अलग फॉन्ट की कैटेगरी आती है, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसको क्या बोला जाता है? फॉन्ट फॉन्ट गैलरी वर्क। आइकन। हमारे यहाँ पे फॉन्ट गैलरी बोलते थे, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उबुंटू में उसको बोला जाता है फॉन्ट वर्क। दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। स्टार्ट करते हैं। ऑल प्रोग्राम, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस। इम्प्रेस मीन्स व्हाट? लुक वाइज पीपीटी जैसा ही दिखेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पर माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, उबुंटू के अंदर ओपन ऑफिस इम्प्रेस है। आई स्लाइड, ओके, एक कुछ भी मैं नहीं करता, डायरेक्टली क्रिएट कर देता हूं आपको। मैं डायरेक्टली फॉन्ट वर्क की दिखाना चाहता हूं, ओके। मैं चला गया यहाँ पे फॉन्ट वर्क के अंदर, दिख रहा आ गया फॉन्ट वर्क गैलरी, आप जूम करके देख सकते हो, ओके। ऑप्शन अवेलेबल है, ये येलो का सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, ओके कर देता हूं। इसकी जगह पे मेरा नाम लिख देता हूं, या मैं 11th साइंस पब्लिक कॉमर्स, ओके। आ गया फॉन्ट। मैं उसको जितना भी मेरे हिसाब से जूम करना चाहता हूँ ऐसे जूमिंग कर सकता हूँ। तो ये रेडीमेड फॉन्ट अवेलेबल है, उसको उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं जो आपको पॉइंट क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, तो जितना भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है वो प्रैक्टिकल दिखा के, क्योंकि रट्टा लगाया हुआ और समझा हुआ इसमें दो लॉट डिफरेंट है। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो सब एमसीक्यू पैटर्न है, वो सक्सेस नहीं है। क्यों? उसका मेन रीजन क्या है? वो सब ने रट्टा लगाया उसके लिए। इसके लिए जेडब्ल्यू और गुस्केट जैसी एग्जाम या नी, वो सब की एग्जाम मेन क्या होता है? एमसीक्यू टाइप। एक एक कंसेप्ट क्लियर देखा है, वर्ड सुना है, उसका प्रैक्टिकल देखा है, तो 110% ऑप्शन तो आपके सामने ही है। ओनली फॉर राइट आंसर उसको सिलेक्ट करना है।
क्लियर? उसके अंदर कोई कंफ्यूजन? नो? नो। ओके तो टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी स्क्रीनशॉट है वो भी मैं क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। ये फॉन्ट हमने अलर्ट किया, जिसे मेरा वहां पे खुद का नाम लिखा था, और ये सब कुछ समझा के गुजरात टेररिज्म का है। उसमें से एग्जिट होने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है, एक्सेप्ट की है। एक याद रखना है, आपको एडिट मोड में से बाहर निकलने के लिए क्लोज नहीं करना हो तो आपको कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करना है? एक्सेप्ट की। वो आप प्रेस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके तो ये हुआ हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट का काम कंप्लीट होने के बाद ऑडियो की बात करते हैं हम। ओके व्हाट इज ऑडियो? ऑडियो का मीनिंग का मीन ऑडियो का मीनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो उसकी डेफिनेशन रीड करोगे तो समझ में आएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब ये क्लैरिफाई कर। ऑडियो के अंदर दूसरा नाम मैंने क्या बोला था? साउंड एंड स्पीच। पैराग्राफ रीड करने से पहले मैं डायरेक्टली उसका चार्ट ही प्रेजेंट करना चाहता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके ऑडियो के अंदर ये क्लैरिफाई किया है, उसको क्या बोला जाता है? साउंड, स्पीच एंड वॉइस। पर ये सब में डिफरेंट क्या है? साउंड है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी आप लोग सर मीनिंगफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स व्हाट? ओके अभी कंप्यूटर का लेक्चर है और मैं फिजिक्स का समझाऊं तो मेरे से अच्छा साउंड हो तो कोई काम का नहीं, मीनिंगफुल लेस होगा। ओके अब साइंस के स्टूडेंट मैं कॉमर्स का समझाऊंगा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो आपके लिए वो बोरिंग बन जाता है। तो साउंड ऑलवेज क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ओके तो ये हो उसका मेन न्यूज। उसके बाद जो इसका मेन क्लैरिफाई करवा देता हूं, साउंड के साथ साथ एक दूसरी एग्जांपल है ओके ऑडियो। ऑडियो का मीनिंग क्या होता है? जो डिजिटल फॉर्म में जो साउंड होता है उसको बोला जाता है ऑडियो। दो टाइप के सिग्नल होता है, एक है एनालॉग और एक है डिजिटल। एनालॉग है ना वो ऐसे कर्व शेप में होता है, जिसे हमारा हार्ट बीट कैसे अप डाउन होता है इसके जैसा। यू नो वेरी वेल कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी 0 1 0 1 0 1। बट प्रॉब्लम क्या है? कंप्यूटर को बाइनरी के अंदर भी डिजिटल ही समझ में आता है, जिसे अब हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम मेरा वॉइस आप तक सुनाई देता है, वो डिजिटल फॉर्म में कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए मेरे मोबाइल के अंदर कंपलसरी एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करना पड़ता है। दोनों का काम तो एक ही है, 0 1 0 1 0 1 ही है, पर दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है? आपको पूछा गया एनालॉग सिग्नल और डिजिटल के अंदर डिफरेंट क्या है? ओके सबसे फर्स्ट एनालॉग सिग्नल है ना वो एयर में मिक्स हो जाता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक कट कर सकता है। आपके घर तक मेरा वॉइस आ रहा है ना, वो किसके थ्रू पॉसिबल है? ओनली फॉर एनालॉग सिग्नल की वजह से। एनालॉग सिग्नल नहीं होता, एयर नहीं होता, तो मेरा वॉइस आप तक नहीं पहुंच सकता। ओके तो आप बोलोगे सर डिजिटल फॉर्म क्या है? मैं हैंड्स फ्री से जो बोल रहा हूं वो मेरे मोबाइल तक जा रहा है, वो डिजिटल फॉर्म है। पर मेरे मोबाइल से आप तक पहुंच रहा है वो एनालॉग है। समझ में आ रहा है आप दोनों को? तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। Yes. तो ये दोनों सिग्नल है, दोनों सिग्नल के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं पूरा पॉइंट रिपीट कर लेता हूं, अच्छी तरह देखिए। ऑडियो, साउंड, स्पीच एंड वॉइस, पर सबकी डेफिनेशन डिफरेंट है। साउंड की डेफिनेशन क्या है? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट है। साउंड होना चाहिए मीनिंगफुल, अदरवाइज मीनिंगलेस होगा तो आपके लिए वो साउंड नहीं है, बोरिंग बन जाता है। एग्जांपल दूं, ओके हमारे यहाँ पे कोई सप्ताह हो वो भी साउंड ही बजाते ना, या कोई डायरा हो वो भी साउंड है, पर आपके लिए वो बोरिंग बन जाता है। पर आपके लिए अच्छा सा कोई सॉन्ग लगा देता हूँ, वो भी साउंड है, पर वो आपके लिए अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है, इसके लिए वो साउंड बन जाता है। ओके सेम टू सेम दूसरा है, दो टाइप के साउंड होते हैं, एक एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग मीन्स व्हाट? जो एयर में मिक्स हो जाता है। ओके और डिजिटल मीन्स व्हाट? जो एयर में मिक्स नहीं होता है। इसके लिए हमको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में मिक्स करना पड़ता है, उसके अंदर तो होता है कंप्यूटर ही। अगेन मैं समझाते हूँ, डिजिटल फॉर्म मीन्स व्हाट? हैंड्स फ्री से मेरे मोबाइल तक वॉइस जो जा रहा है केबल के थ्रू, डायरेक्टली केबल है, वो डिजिटल फॉर्म है। और जो डिजिटल फॉर्म की साउंड है उसको बोला जाता है ऑडियो। इसके लिए ऑडियो साउंड है, जिसे डीजे बजाते हैं ना, वो केबल के थ्रू ज्वाइंट होता है एक दूसरे के साथ। ओके तो वो डिजिटल फॉर्म में आता है। बट मेरा वॉइस है आप तक, आपके मोबाइल तक सुनाई दे रहा है, जो एयर में मिक्स होके आता है,
वो है एनालॉग फॉर्म। वो एनालॉग फॉर्म नहीं होता तो मेरा वॉइस ओनली फॉर हैंड्स फ्री से लेके मेरे मोबाइल तक, मेरे मोबाइल से हैंड्स फ्री तक ही जा सकता है। वो डिजिटल है, पर आपके घर तक आ रहा है, आप अलग अलग जगह पे बैठे बैठे मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वो है एनालॉग फॉर्म। तो आई होप सो दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, उसकी डेफिनेशन रीड करें तब समझ में आएगा इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। साउंड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ओके, मैंने वो पहले बोल दिया। साउंड इज अ मीनिंगफुल स्पीच इन एनी लैंग्वेज, वो भी बोल दिया। साउंड इज अ यूज फॉर एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म, वो भी मैंने क्लैरिफाई किया। डिजिटल फॉर्म ऑफ द साउंड इज कॉल्ड फॉर ऑडियो, वो भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली 2-3 डेफिनेशन है, इसके लिए तो मैंने ये ग्राफ रेडी कर दिया, सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसके अंदर। साउंड तो मीनिंगफुल इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल है, ये एमसीक्यू में आया तो आपको आंसर क्या टिक करके आना है, साउंड। पर आपको ऐसा बोला डिजिटल फॉर्म में साउंड है तो क्या आएगा आंसर, ऑडियो। खत्म। आपको पूछोगे साउंड कितने वे में, कितने फॉर्मेट में अवेलेबल है, ए एनालॉग, बी डिजिटल, सी एन बी बोथ, तो ए एन बी बोथ। ओके, और भी क्लैरिफाई कराया जाता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, इमेज और टेक्स्ट जो काम नहीं कर सकता है वो ऑडियो अच्छी तरह काम कर सकता है। जिसे मेरे वॉइस के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ तो और भी क्लैरिफिकेशन हो रहा है, आपको पॉइंट भी क्लैरिफाई। अब ये सब रीडिंग करने बैठोगे, टेक्निकल जो वर्ड है वो आपको समझ में नहीं आएगा, और आएंगे तो आपने रट्टा लगाया हुआ वो टेम्पररी 6 मंथ याद रख सकते हो, 12th तक नहीं। मैं अगेन आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं ओनली फॉर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट मेरे 11-12 के बाद रैंकिंग मीन्स फॉरेन जाना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस के अंदर, प्लीज 11th के अंदर ध्यान रखना। 11th आपका मेन और इम्पोर्टेंट ईयर है। जो बच्चे को 11-12 का सब कंटेंट क्लियर हो जाता है उसको 12th के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अदरवाइज ऐसे भी मैंने स्टूडेंट देखे हैं 10th के अंदर 95% होते हैं, 12th के अंदर 65 पे चले जाते हैं। उसका मेन रीजन है उस लोग को 11-12 के अंदर लाइटली लिया। एक बार रैंक आने से कुछ नहीं होता, जैसे 10th के अंदर रैंक लेके आए सेम टू सेम 12th के अंदर भी लेके आओगे तभी ये सब पॉसिबल है। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके लिए ये 11-12 साइंस फर्स्ट टाइम होगा, ये मेरा 11th ईयर्स हुआ है, ओनली फॉर एक ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ, और मेरे अंडर से जितने भी गुड स्टूडेंट रैंकर स्टूडेंट है वो पास आउट हो रहे हैं। और आप सबको भी मालूम है हमारे एरिया के अंदर जो गुड स्कूल है सबके अंदर कंप्यूटर में ही लेता हूँ, वो आसादीप इंटरनेशनल हो या गजरा इंटरनेशनल हो या मॉर्निंग इंटरनेशनल हो। जो एसपीएटी में और आईआईटी वाले या आउट ऑफ कंट्री जाने वाले मोस्टली जो 12th साइंस के पास बाद पास आउट करने वाले जो स्टूडेंट है ये सब कुछ यूज करके ही जा रहा है। ओके, तो मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ ना वो लेवल का ही नॉलेज दूंगा, तो आउट ऑफ कंट्री जाके भी मुझको आप याद रखोगे सर ये सब कुछ हमने थोड़ा थोड़ा स्टडी किया हुआ है। और अभी भी वो वहां पे जाके भी मैं उसके क्लासेस लेता हूँ रोज 11 से लेके 12 तक, कि उसको वहां पे पेमेंट किस में करना पड़ता है, डॉलर में, और मुझको किस में करना पड़ता है पेमेंट, रुपीस में। तो ये उसके लिए यूज है। और सेकंड एडवांटेज क्या है, मैं मुझको मालूम है और 10th और 11th-12th की जो मेरी मेथड है स्टडी करवाने की वो वहाँ पे सूटेबल है, तो वो वहाँ पे स्टडी करके और वहाँ पर भी मास्टर और अच्छी जॉब भी लेके बैठा है। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। ये पूरा थियरी है, उसके अंदर आपको रीड करने की बस कुछ नहीं है रिक्वायरमेंट। मैंने यहाँ पे जैसे क्लैरिफाई किया है। ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए हुबुंटू में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, आपने कभी वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, वॉइस रिकॉर्डिंग किया है। मैंने अभी वॉइस रिकॉर्ड करने के ऑप्शन दिया, Yes. जो वॉइस रिकॉर्ड करता है इसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, मैं वॉइस अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर फैन भी चल रहा है, मेरे सराउंडेड कितने लॉट्स ऑफ वॉइस आता है। आप ओल्ड मोबाइल के अंदर देखना, मेन जो पर्सन है उसका वॉइस से ज्यादा आगे पीछे जो सराउंड में एटमोसफियर है उसका वॉइस ज्यादा आता है। हम डायरेक्टली बोलते हैं तू घर पे या बाहर खड़ा है या रोड साइड है, तो वो सामने पर्सन आपको कैसे मालूम, आगे पीछे वॉइस ज्यादा आ रहा है। पर अभी के मोबाइल में ऐसा नहीं है। अभी जो नए लेटेस्ट मोबाइल आ रहा है इसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए या माइक्रोफोन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, एक यहाँ से एक अच्छा सा पॉइंट है, हमको वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए हार्डवेयर के अंदर, माइक्रोफोन। और सामने वाले पर्सन को मेरा वॉइस सुना ना हो उसके लिए स्पीकर चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। मुझको कोई भी वॉइस रिकॉर्ड तो हमारे मोबाइल के अंदर माइक्रोफोन होता है, वो माउस साइड होता है, एसपी के अंदर भी क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। और सुनने के लिए हमारे पास हेडफोन भी है और स्पीकर भी है। तो कंपलसरी आपके मोबाइल के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करना हो, ओके, तो माइक्रोफोन होना चाहिए। और वॉइस को सुनने के लिए
लिसनिंग करने के लिए हमारे पास स्पीकर होना चाहिए। ये दोनों के बिना पॉसिबल, ऑडियो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारे पास देखिए, तो भी आप साउंड के देखोगे तो साउंड के अंदर ये सब पॉइंट्स अवेलेबल है, दिख रहा है आपको, अप डाउन हो रहा है। ये मिक्स करूंगा तो 3 पार्ट्स होता है, स्पीकर, माइक्रोफोन और हेडफोन। तो देखो ये जो हो रहा है ना, वो साउंड किसका है, ऑडियो का। ये एक्चुअली मेरे तो यहाँ पे माइक्रोफोन म्यूट है, पर मैं मोबाइल से बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको ये सब कुछ साउंड दोनों अप डाउन दिख रहा है। समझ में आ रहा है? देखो अप डाउन जो आ रहा है, और मीट के अंदर भी जैसे अप डाउन हो रहा है, ये इसका मीनिंग क्या है, मेरा एनालॉग टू डिजिटल के अंदर डिजिटल टू एनालॉग तक आपको वॉइस आ रहा है, और इसके लिए वो अप डाउन होता है। आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो कुछ भी नहीं बोलूंगा तो 3 डॉट हो जाएगा, जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया तो वो अप डाउन होता रहता है। तो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसका वो प्रूफ है। ओके, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको पूछा गया, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ओरिजिनल उबंटू भी स्टार्ट करूंगा और उसके अंदर सब कुछ दिखाऊंगा ये एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। अभी जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो एग्जाम के अंदर जो आने वाला है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सिलेक्ट द एप्लीकेशन, साउंड एंड वीडियो एंड रिकॉर्डिंग साउंड। आपको पूछा गया रिकॉर्ड की, साउंड रिकॉर्ड करने की कैटेगरी की है, ए सीडी क्वालिटी लूजलेस, बी सीडी क्वालिटी लूसी, सी वॉइस, और डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ all of दिस। the ओके, ये ऐसे याद रखना है। उसके बाद ऐसे भी पॉइंट होता है रिकॉर्डिंग करने का। हाँ, ओके, रिकॉर्ड करने का सिंबल क्या है, ये रिकॉर्डिंग करने का सिंबल है, कंट्रोल रिकॉर्ड। सर्कल कलर का जो सिंबल है ना, वो रिकॉर्डिंग का। अभी आप लोग ऐसे एमसीक्यू, यस, वंस अपॉन टाइम एग्जाम के अंदर ऐसे सिंबल भी आ जाते हैं। आपने देखा 10th की एग्जाम के अंदर कितना ट्विस्ट था। ओके, इसके लिए अच्छे से मैथ्स का पेपर भी आपको हार्ड लगा, एसएस का पेपर भी हार्ड लगा, सेम कंप्यूटर का पेपर भी हार्ड ही होता है। ये टाइम कॉमर्स का पेपर हार्ड ही था और कई स्टूडेंट फेल भी हुए कंप्यूटर के अंदर। ग्रेसिंग मिला है 12 स्टूडेंट को हमारे स्कूल के अंदर। ओके, तो ये क्लैरिफाई करना है। तो ये सब सिंबल भी हमको एक भी चीज छोड़ना नहीं है, इसके लिए मैं देखो सब कुछ समझा रहा हूँ। पहले नॉर्मल वॉइस के थ्रू नॉर्मल मेरे ग्राफ समझा रहा हूँ जिसे याद रख जाए। ओके, याद रखने के बाद मैं टेक्स्ट बुक फॉलो करवा रहा हूँ, जिससे टेक्स्ट बुक का एक एक पॉइंट क्लैरिफाई होगा। इसके लिए मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ओनली फॉर पहले इंडेक्स समझाया, इंडेक्स समझाने के बाद चैप्टर का हेडिंग समझाया, हेडिंग समझाने के बाद उसका इंडेक्स के बाद एक एक वर्ड और ग्राफ भी समझा रहा हूँ, जिससे कहीं से भी एमसीक्यू है तो आप सब रेडी हो रहोगे। अदरवाइज क्या लगेगा सर, आउट ऑफ सिलेबस है। स्टॉप और करने का बटन क्या है, स्क्वायर, और प्ले करने का है ट्राइंगल। क्लियर? और ये एक जो टेबल है आज के एग्जाम के लिए, मिस आज के लिए मैं एक टेबल दे रहा हूं। ये टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 के अंदर जितने भी टेबल है, टेबल नंबर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, टोटल 4 टेबल है। 110% आपको एग्जाम के अंदर इसमें मिनिमम 8 या 9 एमसीक्यू आएंगे। इसके अलावा इसके चैप्टर के अंदर कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा पूछने वाला। 20 मार्क्स के एमसीक्यू इजी होते हैं, 5 मार्क्स में हार्ड होते हैं, और मेरा टारगेट है ओके आप सबको मिनिमम 20 लेके आ जाए और फुल मार्क्स 20 ऑफ 20, उससे लेस मार्क्स नहीं आना चाहिए। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो ना, उसमें एक्सटेंशन है MID और MIDI। उसका फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ओके, RM और RAM, उसका फुल फॉर्म है रियल ऑडियो मेटा डेटा। पर ये कॉम्बिनेशन किसका है, दोनों का, ऑडियो और वीडियो का दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, इसके बाद है वेव, WAV, विंडोज ऑडियो फाइल, वेव फॉर्मेट। WMA, विंडोज मीडिया ऑडियो। पर यहाँ पे देखो एक डिस्क्रिप्शन में लिखा है कंप्रेस है, याद रखना। वो कंप्रेस क्या है, अनकंप्रेस क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। इसके बाद MP3 और MPEG, जो अभी लेटेस्ट है ना वो MP3 है। अब व्हाट्सएप के अंदर किसी को वॉइस रिकॉर्ड करके भेजोगे तो एक्सटेंशन मोस्ट फेमस कौन सा है, MP3। कौन सा रहेगा, MP3। ओके, एग्जांपल दिया है यहाँ पे, लिया है, देखिए मोस्ट MP लाइन है, वो लाइन रीड करके आपको समझा रहा हूँ। .wav is a most popular uncompressed sound format on the internet। तो WAA कौन सा है फॉर्मेट, अनकंप्रेस। ऊपर वाले में WMA वो कौन सा है,
कंप्रेस है। देखो आपके एग्जाम में पूछा कौन सा कंप्रेस फॉर्मेट है, ए WMA, बी .MP3, सी .MPEG, डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? कंप्रेस मैंने पूछा है तो कंप्रेस देखो WMA, MP3.MPEG। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑल ऑफ दीज। पर आपको ऐसे पूछा गया कौन सा अनकंप्रेस फॉर्मेट है, तो कौन सा है? WAV। देखो ये सब कुछ क्लैरिफाई नहीं किया, हमको एमसीक्यू खुद बनाने पड़ेंगे। ओके, कौन सा एक्सटेंशन है जो पॉपुलर है ब्राउजर के लिए? WAV। ओके, कौन सा न्यू कंप्रेस फॉर्मेट एक्सटेंशन है रिकॉर्डिंग करने के लिए? तो आंसर क्या आएगा? MP3। कौन सा बेस चॉइस है? तो भी क्या आएगा? MP3। तो आई होप सो समझ में आ रहा है आप सबको, क्लैरिफाई हो रहा है। आज होमवर्क में ओनली फॉर मैं टेबल नंबर 1.1 दे रहा हूं, जिससे आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सो आपको आज के लेक्चर के अंदर समझ में आ गया है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और स्टूडेंट देखो मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अभी भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स जैसे कंप्लीट होते हैं इसके पीछे एक बार स्टडी कर लेने का, स्टडी करके आज के डाउट्स आज ही मुझको पूछ लेने का, आगे लेके नहीं जाने का। सर आज नहीं बाद में करेंगे, कल परसों करेंगे, नॉट रिक्वायर, ऑन द स्पॉट